सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उप समिति संख्या 3 अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष बाबा साहब दलितों की स्थिति, अछूतों की स्थिति को रखते हैं और उस स्थिति को रखते हुए बाबा साहब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में जो अपनी बात कहते हैं वो आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। उसका महत्वपूर्ण हिस्सा जिसमें बाबा साहब बताएंगे कि भारत में दलित वर्गों की स्थिति अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से, जिसमें खासकर मुस्लिम समुदाय है, पारसी समुदाय है, एंग्लो इंडियन है, उन सभी से दलित वर्ग की जो स्थिति है वो कैसे भिन्न है, कैसे सामाजिक उत्पीड़न होता है दलितों का, कैसे नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है दलितों को। ये संपूर्ण स्थिति को आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 जिसका शीर्षक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में के तहत पेज नंबर 32 से लेकर 34 तक हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बिना विलंब के हम आज का अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच कीजिए। सम्मानित साथियों, अंत में पूछा जाता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब देना अनिवार्य है। बाबा साहब कहते हैं कि महोदय, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भारत में दलित वर्ग की स्थिति अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से भिन्न है। पहली बात, इस देश में दलितों को कुछ ऐसे नागरिक अधिकार तक प्राप्त नहीं है जो कानूनी रूप से अन्य अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। मैं एक दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास समय अधिक नहीं है। पुलिस और सेना में भर्ती का मामला लें। भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से है। जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कानून के हिसाब से दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी को पाने का हकदार है, बशर्ते कि वह उसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। लेकिन हो क्या रहा है, जब भी दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस की नौकरी के लिए अर्जी देता है तो अधिकारी का दो टूक जवाब होता है कि दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस विभाग में काम नहीं कर सकता क्योंकि वह अस्पृश्य है। सेना में भी यही स्थिति है। सन 1892, ध्यान रखिए मेरे साथियों, सन 1892 तक स्थिति यह थी कि मद्रास आर्मी और बम्बई आर्मी के लगभग सारे के सारे सैनिक दलित वर्ग के थे। भारत के इतिहास में जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई उन सब में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के दलित वर्ग के सैनिक ही थे। फिर भी सन 1892 में एक कानून बनाकर दलितों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हो रहा है, लंदन में वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के समक्ष बाबा साहब कितने निडर और निर्भीक थे, इस बात का अंदाजा लगाइए मेरे साथियों। अंग्रेजों की ही कमी और गलती को एहसास करा रहे हैं। ऐसे में किसी भारतीय की ये स्थिति नहीं थी उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था कि अंग्रेजों के समक्ष आप खुलकर अपनी बात रख सकें। लेकिन आज बाबा साहब की निर्भीकता देखिए, निडरता देखिए और अपने समाज के प्रति समर्पण देखिए। बाबा साहब दलितों पर हो रहे शोषण अत्याचार के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराते हैं और वो भी उनके घर में। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात को कि सन 1892 तक हमारे लोग, दलित वर्ग के लोग सेना और पुलिस में भर्ती हुआ करते थे और यहाँ तक कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग सभी सैनिक दलित समुदाय के हुआ करते थे। लेकिन 1892 में एक कानून बनाकर दलितों को सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। आज भी यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये सवाल उठाया जाए तो उत्तर मिलेगा कि दलितों की सेना में भर्ती में
सबसे बड़ी बाधा उनका अस्पृश्य होना है। हालांकि अब भारत सरकार अधिनियम बन गया है जिसके तहत दलितों को अन्य लोगों के समान सेवा में भर्ती का अधिकार मिल गया है, लेकिन ये महज कागजी अधिकार है। अस्पृश्यों की कृति आज भी इतनी प्रभावी है जितनी वह कानून बनाकर लागू की जाती। मैं अन्य भी अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जैसे दलितों को यात्रा के समय किसी सार्वजनिक धर्मशाला में नहीं ठहरने दिया जाता, दूसरे वर्गों के लोगों के साथ यात्रा करने से रोका जाता है, जिन विद्यालयों को दलितों ने अपने श्रम से बनाया है उनमें उनके ही बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता, यहाँ तक कि उन्हें कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता। ऐसे अनेक मामले हैं जिनका ब्यौरा यहाँ देना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात जो दलितों को अन्य अल्पसंख्यकों से अलग करती है वह यह है कि दलित वर्ग नागरिक अधिकारों से वंचित है और दलितों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखने की परंपरा इतनी मजबूत है जितनी कि कोई कानून बनाकर की जाती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है दलितों का सामाजिक उत्पीड़न। दूसरी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब यहाँ रखते हैं कि दलितों का सामाजिक उत्पीड़न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको लेकर यहाँ बाबा साहब कहते हैं स्पष्ट तौर पर कि भारत में दलितों का जितना घृणित सामाजिक उत्पीड़न होता है वैसा दुनिया में शायद कहीं नहीं होता है। बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकार ने 1928 में दलितों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की थी। मैं उस समिति की रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। समिति ने ये पता लगाने का प्रयास किया था कि दलितों को अन्य नागरिकों की तरह कानून ने जो अधिकार दिए हैं उनकी प्राप्ति में कोई बाधा तो नहीं पहुँच रही। समिति की रिपोर्ट का एक अंश है समाज में दलित अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सकें, इसके लिए हमने कई उपाय सुझाए हैं, लेकिन हमें आशंका है कि आने वाले समय में दलितों के रास्ते में बाधाएं आएंगी। पहली आशंका तो यही है कि रूढ़िवादी वर्गों के लोग कहीं दलितों के खिलाफ खुली हिंसा पर न उतर आएं। हमें याद रखना चाहिए कि हर गांव में दलितों का एक छोटा सा वर्ग रहता है और बहुसंख्यक आबादी रूढ़िवादियों की है। ये कट्टरपंथी रूढ़िवादी दलितों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिससे इन कट्टरपंथी रूढ़िवादियों की सामाजिक हैसियत और उनके हित प्रभावित होते हों, उन पर कोई आंच आती हो। वैसे दलितों के विरुद्ध हिंसा का मार्ग अपनाने से ये लोग थोड़ा कतराएंगे क्योंकि पुलिस और मुकदमे का भय रहेगा। दलितों में नागरिक अधिकारों के रास्ते में दूसरी सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है। बम्बई प्रेसिडेंसी के ज़्यादातर हिस्सों में दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग गांव के बड़े जमींदारों के यहाँ बटाई पर खेती करते हैं। जमींदार जब चाहें उन्हें खेती से बेदखल कर सकते हैं। कुछ लोग जमींदारों के यहाँ खेतीहर मजदूर हैं और बाकी लोग इन्हीं जमींदारों के यहाँ मजदूरी करके उसके बदले में मिले भोजन या अनाज से अपना पेट पालते हैं। रूढ़िवादी जमींदारों की आर्थिक हैसियत ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बल पर ये दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। जब भी दलित अपने नागरिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्हें खेत से बेदखल कर दिया जाता है, मजदूरी करने से रोक दिया जाता है, गांव की चौकीदारी करने से भी रोक दिया जाता है। दलितों का इस तरह का बहिष्कार सुनियोजित ढंग से किया जाता है ताकि वे बाध्य होकर जमींदारों की शर्तों पर फिर से काम करने लगे। दलितों के लिए गांव के सार्वजनिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बनिए सौदा देने से इनकार कर देते हैं। गांव के साझा कुएं में पानी भरने पर रोक लगा दी जाती है। कभी कभी तो मामूली सी घटना के चलते दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जैसे किसी दलित ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े या गहने पहन लिए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर गांव के आम रास्ते पर चला जाए तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। दलितों के दमन का सबसे बड़ा हथियार यही सामाजिक बहिष्कार का हथियार है। दमन के इस सफल तरीके के समक्ष अब खुली हिंसा का तरीका भी कमजोर पड़ गया है। आप जिससे चाहें संबंध रखें, जिससे चाहें न रखें, इस अधिकार ने सामाजिक बहिष्कार के हथियार को कानूनी जामा पहना दिया है।
जिससे ये सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हो रहा है। यदि हमें दलितों का उत्थान करना है, तब बाबा साहब कहते हैं उन्हें अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सही मायनों में देना है। तो हमें बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को हर कीमत पर रोकना होगा। प्रश्न है, किस वर्ष से दलितों की सेना में कानून बनाकर रोक लगा दी गई? आपको उस वर्ष का नाम बताना है। किस वर्ष तक सेना में भर्ती दलितों की होती थी, पुलिस की भर्ती होती थी, लेकिन किस वर्ष कानून बनाकर दलितों की पाबंदी सेना में भर्ती पर लगा दी गई, आपको बताना है। आज के अंबेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथियों। आज का अंबेडकर संदेश यूं कहें कि दलितों पर हो रहे शोषण अत्याचार की सच्ची घटना बाबा साहब ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष, और हम आपको तारीख भी बता देते हैं, 31 दिसंबर 1930 को ये संपूर्ण घटना का जिक्र बाबा साहब ने स्वयं किया है। आज के अंबेडकर संदेश ऐतिहासिक होने के नाते अपना बहुजनों को, दलितों को, अस्पृश्यों को अपना इतिहास बताने वाला संदेश है। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको अपने स्तर से प्रयास तो करना पड़ेगा, और हमें आप पर पूरा भरोसा भी है। आपने अंबेडकर संदेश को अंत तक वाच किया, सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकना चाहेंगे। दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। यूट्यूब प्ले बटन आता है। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।